Discuss about the photoelectric effect and the Babe theory of light. So हमने अभी इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेब थ्योरी ऑफ लाइट के साथ हमने स्टडी करना है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आउटकम हमने पढ़ी है उसको क्या बेब थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि नहीं। अभी तक हमने क्या किया कि जो हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और इन तीनों ही केसेस में हमने देखा कि जो लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है। और अब हम इस यहाँ कोशिश ये करेंगे कि क्या जानने की कोशिश करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आउटकम है उसको क्या वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। तो जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है उसमें हमने ये माना था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह चलती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ आप इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम देख सकते हैं कि यदि एक वेव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स जेड प्लेन पोलराइज्ड है। एक्स जेड उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, और जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका बाई जेड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। सो वो बाईपोलराइज्ड वेव है उसका, और बाई जेड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। अब इसमें आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द बाई एक्सिस इट इज़ रेगुलरली चेंजिंग। और यहाँ आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जिसको आप रेड कलर में देख रहे हैं, इसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। और जो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, आप किसी भी पॉइंट पर आप देख लें कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और इसमें हमने ये देखना है कि जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है वो ये वाला पार्ट है। देखिए, वेव पिक्चर ये कहती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। और जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसके उसके किनारे जो है कॉन्टिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस रीजन के ऊपर। राइट, देयर इज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर दैट स्पेस जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सटेंड होगी। सो इस बेस के ऊपर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक क्वार्ट्स विंडो होती है और उस विंडो के बीच में से जो वेव है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ती है। ओके, ऐसे करके हमने ऑलरेडी डायग्राम पढ़ रखा है, इसको ही हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी जो वेव है यदि इस तरीके से आती है और इस मेटल के ऊपर पड़ती है। ओके, सो लाइट यदि वेव की फॉर्म आती है तो एक इसमें वेव फ्रंट बनेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार इस वेव से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही वो वर्क फंक्शन से के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाएगा। अब जितनी ज़्यादा लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसने उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ली, उतनी जो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। अब जैसे वो निकल कर आगे आए, जैसे वो आगे आए तो कुछ एनर्जी तो उनकी वर्क फंक्शन को ओवर करने में चली गई, जो बाकी एनर्जी बची उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी, दैट चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यदि हम पहला सवाल हमारे पास आया, यदि हम ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में होती है तो ये कहा देखा हमने कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कि जो पड़ने वाली लाइट की यदि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट एक वेव की फॉर्म की है। और यदि वो यहाँ अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ते हैं तो लगातार वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जितने भी लाइट लगातार पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके,
और यदि वो लगातार लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बताता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी इससे इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके। तीसरा केस में ये कहता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार, देखो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है ना कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एंड एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 1/2 म्यू 0 बी स्क्वायर। सो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यदि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। उससे ज़्यादा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। यदि वो लगातार उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें तीसरा पॉइंट ये आएगा कि थ्रेशोल्ड नाम की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितनी एनर्जी लगातार क्वार्ट्ज विंडो से मेटल प्लेट के ऊपर पड़ेगी उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से उसको एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। जब उनकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर जाएगी तो वो सरफेस से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब यदि हम लाइट को एज ए वेव माने तो पहली कॉन्ट्राडिक्शन आपकी ये आ जाएगी कि हम यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं उसकी आउटकम क्या है, उसमें ये कहा जाता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आउटकम है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ वेव नेचर से ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकता, नंबर वन। दूसरा, यहाँ कहा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से इंडिपेंडेंट होगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि उसकी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगी। परंतु यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरे केस में वेव नेचर से यदि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो वेव नेचर ये कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। परंतु आप यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आउटकम में देखिए, उन्होंने ये कहा, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमें ये बताती है कि जब तक आपके पास यदि फॉर एग्जांपल एक मेटल है और उसमें हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि यदि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के ये लाइट उसके ऊपर फेंकते हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। परंतु यदि हम लाइट को वेव माने तो ये कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, कोई होगी ही नहीं ऐसे। अगला हमने ये पढ़ा, यहाँ आप देखें लगातार इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आगे हम यदि चलें तो हम ये देखते हैं कि जब लाइट एज ए वेव यदि ट्रैवल करती है तो जब वेव एज ए ट्रैवल करती है तो वो एक वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करने का मतलब क्या है, जब लाइट इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी, अमिटिंग इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर पड़ेगी, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन उस सरफेस के ऊपर हैं वो सारे ही उस लाइट एनर्जी को इकट्ठे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, जो पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो उसके हिस्से बहुत कम आएगी।
यदि इकट्ठे सभी इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से वो एनर्जी बहुत कम आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी बढ़ाने में और वर्क फंक्शन के बराबर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। परंतु जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आउटकम क्या कहती है, वो तो ये कहती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कि जैसे लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आउटकम ये कहती है कि ये तो सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड लेता है, इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और यदि हम ये माने कि जो इंसिडेंट लाइट है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, वो इस तरीके से आके एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी बढ़ाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लाइट को ये माने कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कि मतलब लाइट पड़ने के बाद एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ये मान के कि लाइट एक वेव की फॉर्म में चलती है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद हमें ये साफ बात क्लियर हो गई है कि लाइट का कोई और नेचर भी संभव है। क्योंकि यदि हम लाइट को ये मान के चलें कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आउटकम है, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हमारा जो अगले टेक्स्ट होंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट का और कौन सा नेचर एग्जिस्ट करता है। सो हमारा जो अगला टेक्स्ट होगा वो इस बात के ऊपर बेस्ड होगा that this another form of light we will explain, another form of nature of a light we will explain in the next text. Thank you.